गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान, अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। देखिए पाठ में आपको क्या दिया गया है ना। महत्वपूर्ण बिंदु मतलब जो पाठ में मुख्य है। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद के विचारों ने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक दुनिया में अनेक परिवर्तन किए। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। नेपोलियन ने फ्रांस में 1799 से 1815 तक शासन किया। 1804 में नेपोलियन की संहिता ने जन्म लिया, जिसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। 1815 में वियना की संधि हुई और फ्रांस में बुर्बो राजाओं का शासन स्थापित हुआ। फ्रांस में जुलाई 1830 में एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। अधिकांश देशों में एक सांस्कृतिक आंदोलन जोर पकड़ने लगा। संसद का सामाजिक आधार कमजोर होने लगा। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद और क्रांति से अलगाव होने लगा। यूनियन अधिनियम 1707 के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। 18वीं और 19वीं सदी के कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण कर राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया और नारी राष्ट्र का रूपक बन गई। 19वीं सदी के अंतिम चौथाई समय तक यूरोप में गंभीर राष्ट्रवाद का तनाव उत्पन्न हुआ। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। सभी राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे। अब यहाँ आपको कुछ गतिविधियों के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न दिए गए जिन पर आपको चर्चा करनी। ये आप स्वयं पढ़ें और समझें। उसके बाद देखिए आगे आपको दिया गया है पाठांत प्रश्नोत्तर, है ना, जो पाठ के अंत में दिए गए हैं। पहला दिया है आपको संक्षेप में लिखें। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। ज्यूसेप्पे मैत्सिनी। दूसरा दिया है काउंट कैमिलो दे काबूल। ग दिया है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। घ दिया है फ्रैंकफर्ट संसद और न दिया है राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका। क देखिए क्या दिया है। ज्यूसेप्पे मैत्सिनी इटली के राष्ट्रवाद का मसीहा था। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की, यंग इटली और यंग यूरोप। मैत्सिनी का विश्वास था कि राष्ट्र ही मनुष्य का प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। इनके प्रयत्न से इटली स्वतंत्र और एकीकृत हुआ, इसलिए इन्हें इटली का धड़कता दिल भी कहा जाता है। ख है इटली के स्वतंत्रता संग्राम के द्वितीय चरण को सफल बनाने वाला व्यक्ति काउंट कैमिलो दे काबूर था। यह न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इमैनुएल ने 1852 ईस्वी में काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। काबूर यह जानता था कि ऑस्ट्रियाई इटली के एकीकरण में बड़ा बाधक है, इसलिए काबूर ने अपनी कूटनीतिक चालों के द्वारा इटली की समस्या पर यूरोपीय देशों का ध्यान आकर्षित किया। उनके प्रयास के परिणाम स्वरूप इटली का एकीकरण संभव हुआ। ग देखिए यूरोप में उदारवाद और राष्ट्रवाद के विकास के साथ क्रांतियों का युग आरंभ हुआ। एक घटना जिससे पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार हुआ, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान और ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन मिला, जो प्राचीन संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। घ है फ्रैंकफर्ट संसद जर्मनी की पहली सभी के लिए स्वतंत्र रूप से चुनी गई संसद थी। इसका चुनाव 1 मई 1848 को हुआ था। इसका सत्र 18 मई 1848 को हुआ था। यह फ्रैंकफर्ट एम मेन में संपन्न हुआ। जर्मन
कॉन्फेडरेशन के राज्यों के भीतर इसका अस्तित्व मार्च क्रांति का हिस्सा भी था और परिणाम भी। जर्मन में ऐसे कई राजनीतिक गठबंधन थे जिनके सदस्य मध्यम वर्गीय पेशेवर, व्यापारी और धनी कलाकार हुआ करते थे। वे फ्रैंकफर्ट शहर में एकत्रित हुए और एक सकल जर्मन सभा के लिए मतदान किया और चुने हुए प्रतिनिधियों ने जश्न मनाते हुए एक जुलूस निकाला तथा एक जर्मन राष्ट्र का संविधान तैयार किया। उस राष्ट्र की कमान कोई राजपरिवार का सदस्य करता जो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता। इन शर्तों पर प्रजा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम को वहां शासन सौंपने पर प्रस्ताव किया गया, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया और चुनी हुई संसद का विरोध करने के लिए अन्य राजाओं से हाथ मिला लिया। अभिजात वर्ग और सेना द्वारा संसद का विरोध बढ़ता ही गया। संसद का सामाजिक आधार कमजोर पड़ने लगा क्योंकि उसमें मध्यम वर्ग का दबदबा था। मध्यम वर्ग मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध करता था, इसलिए उसे इसके समर्थन से हाथ धोना पड़ा। आखिरकार सेना बुलाई गई और इस तरह से असेंबली को समाप्त कर दिया गया। न देखिए, राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक आधार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था, जबकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। प्रश्न नंबर 2 है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। एक सामूहिक पहचान चाहते थे फ्रांसीसी लोग, है ना। तो जो फ्रांस के क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने इस भाव को पैदा करने के लिए जो कदम उठाए वे क्या थे। उत्तर है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1790 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक भाव पहचान का भाव पैदा कर सके। पहला, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। इंस्टेंट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ। यह सब राष्ट्र के नाम पर किया गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। वहाँ रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की साझा भाषा स्वीकार किया गया। प्रश्न नंबर 3 है, मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? उत्तर है, फ्रांस और जर्मनी के कलाकारों द्वारा स्वतंत्रता, न्याय तथा विचारों का प्रयोग किया गया। फ्रांस में इसी नारी रूपक को मारियान नाम दिया गया और जर्मनी में जर्मेनिया नाम दिया गया। मारियान, इसने जन राष्ट्रीय के विचारों को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मारियान की प्रतिमाएं चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एक राष्ट्रीय प्रतीक की याद रहे। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का एक रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में वह बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक है। जर्मेनिया जर्मन में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी एक नारी छवि थी। प्रश्न नंबर 4, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया निम्नवत है। जर्मनी एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं काफ़ी विकसित थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। राष्ट्र निर्माण की उदारवादी पहल को राजशाही और फौज की ताकत से मिलकर दबा दिया।
इस प्रक्रिया में प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। प्रशा का प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क एकीकरण की प्रक्रिया के जनक थे। उन्होंने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद की। इस प्रक्रिया में प्रशा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से भी युद्ध किए तथा सफलता प्राप्त की। 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में प्रशा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, जिससे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया और अधिक सरल हो गई। वर्साय के महल के शीश महल में जर्मन राजकुमारों ने सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने जर्मन सम्राट काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नवीन जर्मन साम्राज्य निर्माण की महत्वपूर्ण घोषणा की। इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ। प्रश्न नंबर 5वां है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्नलिखित बदलाव किए। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त कर उसमें कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया। नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को समाप्त करके राजतंत्र को दोबारा लागू किया गया। तीसरा, नेपोलियन ने 1804 में एक नागरिक संहिता तैयार किया कर फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया। इसे नेपोलियन की संहिता भी कहते हैं। चौथा, उसने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाकर सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदार शुल्कों से मुक्ति दिलाई। पांचवा, शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। छठा, यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। सातवां, उसने व्यापार बढ़ाने के लिए व्यापारी संघ के नियंत्रण को हटाया। एक राष्ट्रीय मुद्रा को लागू कर व्यापारियों के लिए पूंजी के आवागमन को आसान किया। एक समान मानक भार और नाप को पूरे राष्ट्र में लागू किया। आगे है चर्चा करें। कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं जिन पर आपको डिस्कस करना है। आगे दिया गया है प्रश्न आपको, उदारवादियों के 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? उत्तर है, उदारवादियों की 1848 की क्रांति फ्रांसीसी समाज के मध्य वर्ग से संबंधित थी। इस क्रांति के कारण राजा को गद्दी छोड़कर गणतंत्र की घोषणा करनी पड़ी। यह गणतंत्र पुरुषों के सर्वव्यापी मताधिकार पर आधारित था। इस प्रकार उदारवादियों के 1848 की क्रांति का अर्थ राष्ट्रवाद की विजय से है, जो राष्ट्र राज्यों के निर्माण का आधार था। 1848 की क्रांति ने उदारवादियों के निम्नलिखित विचारों को बढ़ावा दिया। पहला दिया है राजनीतिक विचार। उदारवाद निरंकुश शासन के विरुद्ध था। उन्होंने पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति पर बल दिया। उदारवादियों ने संसद की प्रतिनिधि सरकार का समर्थन किया। मत देने का अधिकार पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी होना चाहिए। उदारवादियों ने प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने जैसे संसदीय सिद्धांतों पर बल दिया। ख, सामाजिक विचार। उदारवादियों ने नारीवाद के विचारों को स्वीकार किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकार और हितों को बढ़ावा दिया। उदारवादियों ने स्त्री पुरुष समानता के विचार को प्रमुख माना। चौथा दिया है, कुलीन वर्ग की अपेक्षा मध्यम वर्ग के सभी क्षेत्रों राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया, जिससे कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम हो। ग दिया है आर्थिक विचार। आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी राज्य द्वारा लगाई गई चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में थे। दूसरा, भूदासता और बंधुआ मजदूरी के अंत का समर्थन किया। तीसरा, मजदूरों तथा कारीगरों ने भी अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन व आंदोलन का मार्ग अपनाया। प्रश्न नंबर 2,
यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियाँ, किस्सों, संगीत और भाषा ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। संस्कृति के योगदान को दर्शाने हेतु 3 उदाहरण निम्नलिखित हैं। कला, काव्य। रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। जर्मन दार्शनिक योहान ग्रॉन्टफ्रीड जैसी रूमानी चिंतकों के अनुसार राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती है, इसलिए इन्हें एकत्रित कला, काव्य। रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। जर्मन दार्शनिक योहान ग्रॉन्टफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों के अनुसार राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों और जन काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती है, इसलिए इन्हें एकत्र किया जाना चाहिए। दूसरा दिया है संगीत। संगीत के जरिए राष्ट्रीय भावना को जीवित रखा जा सकता है। कैरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपना ओपेरो और संगीत से गुणगान किया और पोलनेस और माजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। तीसरा दिया है भाषा। भाषा ने राष्ट्रीय भाषा भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोलैंड में रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में पोलिश भाषा पर सख्त रोक थी। पादरियों द्वारा रूसी भाषा बोलने से इनकार करने पर उन्हें सजा दी गई। इस प्रकार पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक के रूप में सामने आई। प्रश्न नंबर 3, किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। उत्तर है 19वीं सदी में जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। इनका विकास निम्नलिखित चरणों में पूरा हुआ। पहला, जर्मनी राष्ट्र राज्य का विकास। 19वीं सदी के मध्य में मध्यम वर्गीय या उदारवादी जर्मन लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं काफ़ी विकसित थी, जिसके परिणामस्वरूप 1848 में जर्मनी के विभिन्न इलाकों में एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन राष्ट्रवादियों की यह पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। लेकिन प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। प्रशा प्रेस ने 7 वर्षों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में जीत हासिल की और एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया। दूसरा दिया है इटली और राष्ट्र राज्य का विकास। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इटली पर हाब्सबर्गों, पोप और बुर्बो के राजाओं का शासन था। केवल एक सार्डिनिया पिडमॉन्ट में इतालवी राजघराने का शासन था। 1880 में जयूसेप्पे मैत्सनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के विचार को प्रस्तुत किया और यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना की। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के द्वारा इतालवी राज्यों को संगठित कर दायित्व सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गया। प्रमुख मंत्री काबूर ने इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने के आंदोलन का नेतृत्व किया। 1859 में सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि द्वारा ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाबी पाई। 1860 में उन्होंने दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश किया और स्पेनिश शासकों को वहां से हटाने के लिए किसानों का समर्थन किया। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया। प्रश्न नंबर 4, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का विकास अचानक हुई कोई
उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह रहने वाले अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान जातीय थी। इन सभी जातीय समूह की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। इनमें आंग्ल राष्ट्र ने अपनी धन दौलत, अहमियत और सत्ता के बल पर अन्य द्वीप के समूह के राष्ट्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करना प्रारंभ किया। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन संसद के माध्यम से राष्ट्रीय राज्य का निर्माण किया, जिसके केंद्र इंग्लैंड में था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। स्कॉटलैंड में ब्रितानी पहचान का विकास करने के लिए यहाँ की संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध ढंग से नष्ट किया गया, जिससे मजबूर होकर बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही जश्न हुआ। अंग्रेजों ने यहाँ धार्मिक मतभेद को हथियार बनाया। अंग्रेजों ने प्रोटेस्टेंटों की मदद करके कैथोलिकों को दबाया। 1798 ईस्वी में वोल्फटोन और यूनाइटेड आयरिशमैन के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ उसे दबा दिया गया और आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम का भाग बना लिया गया। ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण करके राष्ट्रीय प्रतीकों को संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम में प्रचारित व प्रसारित किया गया। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? उत्तर है 1871 के पश्चात बाल्कन प्रदेश यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का मुख्य स्रोत था। इस क्षेत्र में जातीय और भौगोलिक भिन्नता थी। इस क्षेत्र में मुख्यतः आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टीनीग्रो आदि प्रदेश शामिल थे। बाल्कन क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। इस क्षेत्र में निम्नलिखित कारणों से तनाव पनपा। पहला, ऑटोमन साम्राज्य अत्यधिक कमजोर हो चुका था। साम्राज्य के अधीन राष्ट्रों में राष्ट्रवाद की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए वे स्वतंत्रता की कामना करने लगे। तीसरा, उन्होंने अपने इतिहास से स्वतंत्रता के प्रमाण दिए कि वे कभी स्वतंत्र थे। चौथा, सभी बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे तथा उनके बीच गहरा तनाव व्याप्त था। बाल्कन क्षेत्र में यूरोपीय शक्तियों की प्रतिस्पर्धा के कारण यह तनाव और अधिक गहरा हो गया। रूस, जर्मन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी आदि सभी देशों में ऑटोमन साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर वहां अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया। फलस्वरूप बाल्कन क्षेत्र में कई युद्ध हुए। इसे युद्धों ने प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका तैयार की। यहाँ आपका पार्ट 1 सामाजिक विज्ञान का समाप्त होता है।